बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर FM 101.4 पे आज हमारे तीन मुअज़्ज़ज़ मेहमान रेडियो हेल्थ टाइम विद जुनैद अंसारी में आपकी खिदमत में मौजूद हैं। सदर PMA मीरपुर, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मीरपुर के सदर जनाब डॉक्टर राजा एजाज साहब, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं, क्लासिफाइड सर्जन हैं और आप अपनी स्पेशलिटी के हवाले से बड़े एहतराम के साथ पूरे आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में फ्रेटर्निटी के अंदर देखे जाते हैं। पब्लिक को बहुत फैज़ मिलता है। हमारे दूसरे मेहमान जनाब डॉक्टर मरगूब ख़ान साहब, एक बहुत बड़ी शख्सियत जिन्होंने डेंटिस्ट्री के शोबे में पूरे कश्मीर को लीड किया। उनके साहिबजादे डॉक्टर अदनान मरगूब, जो कि डेंटल सर्जन हैं खुद भी पेशे के एतबार से। और इसी तरह एक बड़ी शख्सियत डॉक्टर तस्लीम साहब के साहिबजादे डॉक्टर एहसन तस्लीम, जो कि यहाँ पे मीरपुर DHQ हॉस्पिटल में एमरजेंसी सर्विसेज, ट्रॉमा सर्विसेज को यहाँ पे देखते हैं। ये हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर राजा एजाज साहब, सबसे पहले आपकी तरफ हुजूर, हम सुनते हैं कि मेडिकल एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जिसका बहुत फ़ायदा होता है एक आम आदमी को। एक आम आदमी जब किसी हॉस्पिटल में एंटर हो जाए तो प्रोफेसर से लेकर हाउस ऑफिसर की चेन जो है वो उसकी बीमारी को दुरुस्त करने के लिए काम करती है। क्या हो रहा है मीरपुर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जुनैद अंसारी साहब। नो डाउट जो आपने कहा कि जो मेडिकल एजुकेशन है वो किसी भी हेल्थ के शोबे से तल्लक़ रखने वाले जो जितने भी अदारे होते हैं या जो उससे मुंसलिक लोग होते हैं उनके लिए एक सबसे बड़े इंस्टीट्यूट का दर्जा रखती है जब कहीं मेडिकल एजुकेशन साथ जा रही होती है। तो मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर के अंदर पहले तो आज़ाद कश्मीर में पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग और हाउस जॉब मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर करवाई जा रही थी, लेकिन सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अब मीरपुर में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग और हाउस जॉब दोनों स्टार्ट हो चुकी हैं। सो इस लिहाज से मीरपुर, न सिर्फ मीरपुर बल्कि मीरपुर डिवीज़न के जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, वो लकी हैं कि ये दोनों जो हेल्थ एजुकेशन के हवाले से चीज़ें हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यही वजह है कि इस वक्त आपको राउंड द क्लॉक, आपको एक नहीं हर डिपार्टमेंट के अंदर 4-4, 6-6 डॉक्टर्स मिलते हैं। अच्छा, एक वक्त होता था, हम सुनते थे कि मीरपुर DHQ हॉस्पिटल में जनाब 2 बजे के बाद एक मेडिकल ऑफिसर और आगे चल के एक लेडी मेडिकल ऑफिसर, फीमेल मेडिकल ऑफिसर होती थी। ये 1 या 2 बंदों के कंधों पे अगले 16 घंटे होते थे। अब सिचुएशन डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में डॉक्टर राजा एजाज खान साहब क्या है? देखें, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि इस वक्त आपको तकरीबन हर डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे गायनी है, चाहे मेडिसन है, चाहे सर्जरी है, ENT, आई, हर डिपार्टमेंट के अंदर आपको इस वक्त कम अज़ कम भी 6 से 8 डॉक्टर आसानी से मिलते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जो FCPS, हमारी जो पाकिस्तान के अंदर मेडिकल प्रोफेशन की हाईएस्ट डिग्री होती है, जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन कहते हैं, उसके ट्रेनिज डॉक्टर होते हैं। और वो कोई 3rd ईयर में है, कोई 4th ईयर में है। 4th ईयर का मतलब ये है कि वो 4-6 महीने बाद यहाँ से फ़ारुग होके एक एग्ज़ाम पास करेगा तो वो स्पेशलिस्ट है। सो इसका मतलब है कि आपके हॉस्पिटल के अंदर हर स्पेशलिटी के अंदर इस वक्त स्पेशलिस्ट डॉक्टर और उनके साथ हाउस ऑफिसर्स तकरीबन 6 से 8 हर वक्त मौजूद होते हैं। अच्छा, पब्लिक का एक, चूँकि आजकल बड़ा बदतमीज़ सा मीडिया है, सोशल मीडिया ना, जिसके मुंह में जो बात आती है वो पड़क करके उस पर दे मारता है। किसी किस्म की सेंसरशिप नहीं है, किसी किस्म का ख्याल नहीं है कि यार ये जो चीज़ है हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, बेटियां भी देख रही हैं। तो उस पर ये इल्ज़ाम एक लगाया जाता है डॉक्टर्स कम्युनिटी के ऊपर कि देखिए जनाब, ये 2 बजे के बाद बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर एजाज साहब जैसे जो प्रोफेसर लेवल के लोग, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के लोग, ये जनाब चले जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। और हाउस ऑफिसर्स जिनको कख नहीं पता, उनको कहते हैं बच्चे आप मरीज़ को अल्लाह मियाँ के पास पार्सल करने का इंतज़ाम करें। इस इल्ज़ाम का क्या कहेंगे डॉक्टर राजा एजाज खान साहब? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं ये फ़ील करता हूँ कि मुझे अगर मीरपुर में आए हुए तकरीबन 4 साल हुए हैं, तो जो ट्रेंड मैंने आज से 4 साल पहले सोशल मीडिया का और मीडिया का देखा, शायद आज वो नहीं है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि छोटी सी बात होती थी, सोशल मीडिया ट्रेंड बन जाता था बहुत आसानी से। कंपैरेटिवली वो कमी आई है। अगर मैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, एक लेमैन के तौर पर, डॉक्टर या पेशेंट बन के नहीं, तो कंपैरेटिवली कमी आई है। लोगों को ये अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम लगा है कि ये जो हाउस ऑफिसर है, ये जो ट्रेनिंग है, ये कोई
बिल्कुल लेमैन नहीं है। हाउस ऑफिसर का मतलब ये है कि उसने अपने एमबीबीएस मुकम्मल किया, और ये एमबीबीएस के बाद ही लोग पेरीफ्री में जाके जनरल प्रैक्टिशनर्स के तौर पे क्लिनिक्स भी चला रहे होते हैं। अगर वही लोग अंडर सुपरविजन हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, ये ब्लेसिंग है। मतलब ये मिसअंडरस्टैंडिंग करना कि जो उनके हाथों से खुदा न ख्वास्ता गलतियाँ हो रही हैं और अमवात हो रही हैं, तो ये तासर जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और लोग भी इस तासर को काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। शुरू में ये तासर बड़ा कामन था जब ये प्रोग्राम शुरू हुए थे, लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम रिपोर्टिंग ऐसी होती है कि किसी डॉक्टर की नेग्लिजेंस या किसी स्टाफ की नेग्लिजेंस के साथ ये ऐसी हुई है। जो पॉइंट मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मेरे इल्म के मुताबिक ये होता है कि हाउस ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर जो भी जिस भी स्पेशलिस्ट को कॉल भेजते हैं, वो डॉक्टर साहिबान रात के 2 बजे भी यहाँ आते हैं। हाँ, मैं ये मैं पॉइंट मैं लेना चाह रहा हूँ आपसे। मैं एग्जैक्ट इस साइड पे आना चाह रहा था कि देखें, दो चीज़ें हैं। जहाँ तक स्पेशलिस्ट साहिबान का तल्लक है तो रोस्टर मौजूद होता है और वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल होते हैं। अगर कहीं पे हाउस सर्जन या आपके ट्रेनिज़ को दुश्वारी पेश आती है तो वो हम पिछले कुछ अरसे से, फ़ारूक नूर साहब के लास्ट 3 महीनों से और आमर अजीज़ के स्टार्ट से ही हम ये टाइम नोट कर रहे हैं कि लेट से एक स्पेशलिस्ट को कॉल की है तो वो कितने टाइम में रिपोर्ट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह 70% आपके जो स्पेशलिस्ट साहिबान हैं विद इन 15 मिनट रिपोर्ट कर रहे होते हैं। और अब ये ट्रेंड भी आलमोस्ट ख़त्म हो गया कि जी एम्बुलेंस जाएगी पिक करके लाएगी। 90% लोग जैसे ही कॉल आती है, चाहे वो कहीं फैमिली फंक्शन में बैठे हैं, घर में है, तो वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और पहुंच जाते हैं। तो ये मैं आपको क्या जो बात है, जो मैं वाह। आपको फिगर बता रहा हूँ, ये मतलब हमारी एक छोटी सी 5-6 महीने की स्टडी के फिगर बता रहा हूँ कि हमने ये नोट किया है कि 70% तकरीबन 15 मिनट बिलो जो है वो कॉल रिस्पॉन्डेड है। इसको हम और रिड्यूस करने के चक्कर में लगे हुए हैं, और हम इसको इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में डॉक्टर आमर अजीज़ का ये विजन बड़ा क्लियरिटी के साथ है कि हमने जो पेशेंट जिसको हम अपना वीआईपी भी कहते हैं, उसको जो रिस्पॉन्ड टाइम है इमरजेंसी के अंदर, वो हमको कैलकुलेट करेंगे कि विद इन 10 मिनट्स पे आएँ। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। डेफिनेटली ये अंडर सुपरविजन है। जो पहली बात थी कि ये अंडर सुपरविजन है, ऐसा नहीं है कि अनसुपरवाइज ये चल रहा है। अच्छा, अब ये बताएं कि मेडिकल कॉलेज के हवाले से आपकी पीएमए जो है, आपका एक असूली प्रिंसिपल स्टैंड था एक आपका कि यहाँ की धरती से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स ही को जो कैपेबल इनफ हैं, जो क्वालिफाई करते हैं, उनको आप प्रिंसिपल कैडर के अंदर लेके आएँ। तो सुना है कोई आपको कामयाबी अल्लाह पाक ने दे दी पिछले दिनों? देखें, कामयाबी या नाकामी से तो इससे नहीं मुंसलिक करूँगा। डेफिनेटली जो भी बंदा यहाँ पे आता है वो अपनी बहुत सारी सेक्रीफाइसेस दे के यहाँ पे आके सर्व कर रहा होता है। वो चाहे मौजूदा प्रिंसिपल इमरान आज़म भट्ट साहब हों, इनसे पहले मियां अब्दुल रशीद साहब थे, या किसी भी दूसरे मेडिकल कॉलेज में एजेके के अंदर जो हमारे नॉन स्टेट या इवन स्टेट के जो लोग यहाँ पे आके सर्व करते हैं, तो वो डेफिनेटली उनकी सेक्रीफाइस होती है। वो आसान नहीं होता कि एक बंदा पिंडी या लाहौर से उठ के आके यहाँ सर्व करे। लेकिन एक बात बड़ी क्लियरिटी के साथ थी, जब रावलाकोट मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल साहब की तैनाती हो रही थी कॉन्ट्रैक्ट पे, उस वक्त भी एक मूवमेंट ने जन्म लिया था, और ये एजेके के सारे डॉक्टर्स की डिमांड थी कि अगर स्टेट के लोग कैपेबल हैं एज़ पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, अगर वो एलिजिबल हैं तो इनको मौका देना चाहिए। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें। अंसारी साहब देखें, एक बंदा जो स्टेट के अंदर एक शहर के अंदर है तो उसकी जो ओनरशिप टूवर्ड्स उस इंस्टीट्यूट होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो ये है कि जब आप यहाँ पे मौजूद हैं तो आपको हॉस्पिटल और आपको जो कॉलेज दोनों का लिहाज़ान जो है वो आप बिल्ड करने में बड़े कामयाब होते हैं। जैसे अभी अमजद साहब हैं तो हॉस्पिटल के अंदर उनकी सर्विंग आप देखें या कॉलेज के अंदर, तो आपको एक मार्क डिफरेंस नज़र आएगा मियां अब्दुल रशीद साहब से और भट्ट साहब से। रीज़न क्या है कि वो डेफिनेटली सिस्टम्स के ग्रास रूट से उठ के टॉप पे आए, और जब टॉप पे आए तो वो इन दोनों अदारों के दरमियान एक अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं। सो सक्सेस या नाकामी मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये बेसिकली ओवरऑल डॉक्टर कम्युनिटी की, और उसमें नो डाउट कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट मीरपुर का कलीदी रोल रहा है और एक प्रिंसिपल स्टांस पे रहा है। वो किसी इंडिविजुअल या ज़ात के लिए नहीं था, वो एक अदारे के लिए इस तरह था कि हमें हमारे सिस्टम से बंदा अगर मिल जाता है तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती होगी। और इस पॉइंट पे मैं ज़रूर कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये कामयाबी हासिल हुई है कि हमारे जो मोस्ट सीनियर प्रोफेसर साहब इस वक्त मौजूद थे वो बसीयत प्रिंसिपल इस कॉलेज के अंदर काम कर रहे हैं। जहाँ तक
जाने वाले प्रिंसिपल साहब का तल्लक है या अगर आप उस हवाले से चाहेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही काबिल इज़्ज़त हैं। जिस तरह उन्होंने यहाँ पे टाइम दिया, जब नहीं थे लोग तो उन लोगों की मौजूदगी हमारे लिए डेफिनेटली एक टीचिंग एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरत भी थी और हमने बहुत कुछ सीखा भी है और डिलीवर भी हुआ है। प्लस माइनस हर जगह पे होते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे सर्व किया और वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। और डेफिनेटली आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज करने जा रहे हैं जिसमें भट्ट साहब को उनकी जो जिसे कहते हैं फेयरवेल पार्टी, तो वो भरपूर अंदाज से दें कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम ये सोचें कि हमारा कोई सीनियर जिसने यहाँ पे सर्व किया और उसके लिए हमारे लिए कोई वो नेगेटिव फीलिंग या हार या जीत का मामला था। मामला सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डे फर्स्ट से कह रहा था। इवन सर से भी जब डिस्कशन हुई थी तो एक ही पॉइंट था कि हमारा ये स्टांस है, गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ले तो अच्छी बात है, नहीं करती तो आपसे हमें अच्छा कोई नहीं है कि अगर किसी और ने आना है तो उससे अच्छे आप हैं क्योंकि आपने 4 साल यहाँ पे लगाए हो, आप बेहतर सर्व कर सकते हैं। जी सामीन, इस वक्त आप खुसूसी प्रोग्राम सुन रहे हैं। हम बीमारियों के हवाले से रेडियो हेल्थ टाइम में बात करते हैं, लेकिन आज हम मेडिकल एजुकेशन की तरफ आए। डॉक्टर राजा एजाज साहब जो कि PMA पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर हैं मीरपुर के, इनसे गुफ्तगू हो रही है। आप प्रोफेशनली एक क्लासिफाइड ENT सर्जन हैं। डॉक्टर अदनान मरगूब साहब डेंटल सर्जन हैं पेशे के एतबार से, PMA का हिस्सा हैं आप, और इसी तरह यहाँ पे यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन को जो लीड करते हैं जनाब डॉक्टर एहसन तस्लीम साहब, इनसे भी हम बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि ये जितनी बातें हो रही हैं इन्हें बड़ा गौर से सुनिए और कोई क्वेश्चन ध्यान में आए तो आप हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में ये चीज़ें अपने अपने सवालात आप जमा करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब एजाज साहब, एक बात मैं दीगर मेहमानों की तरफ जाने से पहले आपसे पूछूंगा कि एक तरफ तो आपने फरमाया कि आपको आपका जो असूली स्टैंड था उसको वज़ीर आज़म जनाब नियाज़ी साहब ने उसको सुनवाई दी, उस पर उन्होंने फ़ैसला किया और आउट ऑफ द ब्लू प्रोफेसर अमजद महमूद खान साहब जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट हुई एज ए प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में निस्बतन एक यंग जो डॉक्टर हैं उनको मौका दिया गया जो 18 ग्रेड में है कि वो 19 ग्रेड के और 20 ग्रेड के ऑफिसर्स को, डॉक्टर्स को लीड करें। तो इसको आप क्या कमेंट करेंगे? देखें, जो आपने ये बात की है ना, जवाब इसी के अंदर मौजूद है कि यंग एनर्जेटिक। देखें, ये जो हमारा कंसेप्ट है ना कि 18 ग्रेड, 19 ग्रेड, 20 ग्रेड, हमें इससे निकलना होगा अगर हमने चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। फ़ारूक नूर साहब ने आउट क्लास सर्विसेज दी और मुश्किल हालात में दी, कोविड जैसे हालात, अर्थक्वेक जैसे हालात, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीम की फॉर्म में चले और हमें ये प्राउड है कि अर्थक्वेक में हमारे फेडरल मिनिस्टर्स के हमारे बारे में ये रिमार्क्स थे कि वी आर सरप्राइज्ड कि जी अर्थक्वेक AJK में मीरपुर के ही डॉक्टर्स ने मैनेज कर लिया। ये मैं आपको जो अल्फाज सुना रहा हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब के थे। जी, जी हाँ, बड़े जी। हाँ, डेफिनेटली टीम लीडर का उसमें बड़ा रोल था। अब जहाँ तक डॉक्टर आमिर अजीज़ का तल्लक है तो डेफिनेटली देखें, ग्रेड पे जाने की हमें इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अगर हम ग्रेड को देखें तो जो एडमिन कैडर और स्पेशलिस्ट कैडर में अमूमन 20वें 19वें ग्रेड में लोग बैठे होते हैं, लेकिन एडमिन कैडर में जो लोग 18, 19 या 20 वो इन्हीं पोजीशंस पे आते हैं। आमिर साहब को अगर आप उनके कैरियर को देखें, उनकी एजुकेशन देखें तो उनकी जो PhD है वो रशिया से है और जिन हालात में ये वहाँ पे रशिया में भी डिफरेंट स्टेट्स में लोग पढ़ के आ रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे एजुकेशनल हब है मॉस्को या सेंट पीटरबर्ग, ये वहाँ से इन्होंने PhD की। और पब्लिक हेल्थ में मैं देख रहा था कि इनकी वहाँ पे रिसर्च है। बात हो रही थी तो कोविड के हवाले से जो उन्होंने अपनी वहाँ की स्टोरी सुनाई, तो मैं यहाँ देखता हूँ तो कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। सो ऐसे हालात में डॉक्टर आमिर अजीज़ डेफिनेटली एक बेहतर मेडिकल सुपरडेंट के तौर पे सामने आएंगे। मतलब बाज़ गुस्ताख जो है वो इस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर, हम मेरे अच्छे मेहरबान हैं, दोस्त हैं, उन पे ब्रदरिज़म का जो इल्ज़ाम लगाते हैं इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि एक यंग एनर्जेटिक लैड को मौका दिया गया। देखिए, मैं तो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ दो चीज़ों पे ओपनली, बल्कि आने वाले दिनों में हम इस पर इंशाल्लाह पूरी मीडिया कैंपेन भी करेंगे। एक तो ये है कि जो उन्होंने एक हिस्ट्री बनाई है कि AJK के अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का प्रिंसिपल अपॉइंट करके, ये बहुत मुश्किल था। हम इस पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं और टिल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के प्रोफेसर अमजद साहब की
नोटिफिकेशन तक जिन हालात से गुजरना पड़ा वो हमें अंदाज़ा है कि कितने खौफनाक हालात थे। उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया और स्टेट की और इस खित्ते की जो बेहतरी के लिए था वो स्टेप लिया, तो यकीनी तौर पे हम सारे तहे दिल से मशकूर भी हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। जहाँ तक मेडिकल सुपरिटेंडेंट की बात है, सो मैं मुख्तसर करूँगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर ये बड़े कॉमन सा मिथ आ गया है कि अगर एक ख़ास कास्ट के बंदे कहीं अपॉइंट होते हैं तो उसमें यही कह दिया जाता है कि शायद ये बरादरीज़म हो रहा है। और डॉक्टर आमिर अजीज़ साहब काफ़ी टाइम से इस पोस्ट के लिए एफर्ट्स कर रहे थे, ये नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रॉपर पोस्ट की, क्योंकि उनका क्लेम डेफिनेटली अपनी तौर पे जो हम समझते हैं बजा भी था कि 16-18 साल हो गए मुझे इस कैडर में काम करते हुए, सो मुझे अब जी तो मुझे अब बेहतर पोजीशन मिलनी चाहिए। सो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं मेरिट की पामाली है, बल्कि ये एक वेल डिज़र्व और एक प्रॉपर पोजीशनिंग है। बिल्कुल सही जी। जनाब डॉक्टर अदनान मरगूब साहब, हम देखते हैं, दोबारा मैं सोशल मीडिया का सहारा लेता हूँ, एक तरफ आप प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आप कभी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के डॉक्टर्स कम्युनिटी की, मरीज़ों की और तमाम इस हेल्थ सेक्टर की जंग लड़ रहे होते हैं। तो कैसा लगता है ये इस उम्र में 2-3 महाजों पे लड़ना? अंसारी साहब, आपका एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने आज एक बड़े इम्पोर्टेंट इशू और टॉपिक पे हम लोगों से बातचीत का हमें मौका दिया। असल में आज़ाद कश्मीर की आवाम का भी और हेल्थ सेक्टर्स के जितने मुलाजमीन हैं, चाहे वो पैरामेडिक्स हैं या डॉक्टर्स हैं, सब के लिए मसाइल मुख्तलिफ हैं अपनी अपनी जगह पे। आवाम डॉक्टर से खुश नहीं है और डॉक्टर्स अपने डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हैं और मुख्तलिफ चीज़ें। तो मैं इस मौजूदा गवर्नमेंट का इस लिहाज से नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि पीएम साहब ने जब से वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला तो उनकी जो प्राइम फोकस जिन चीज़ों में था उनमें हेल्थ एक सबसे टॉप प्रायोरिटी में था। उसमें जो पाकिस्तान में सेहत सहूलत कार्ड आया उसके हवाले से भी, फिर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का ख़ुद भी ताल्लुक़ कंट्रोल लाइन से था, तो वहाँ पे रहने वाले लोग और जो जिस तरह वो डिप्राइव्ड थे हेल्थ फैसिलिटीज़ से, तो पीएम साहब ने अपना बहुत ज़्यादा फोकस रखा इन चीज़ों पे भी। उसके बाद जो हमारे बड़े, अब मीरपुर जिस तरह के हमारा एक बड़ा शहर है, ओवरसीज़ का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन यहाँ के हॉस्पिटल्स के भी बेशुमार अनगिनत मसाइल हैं। तो उस सिलसिले में डॉक्टर्स के भी और हॉस्पिटल के लिहाज से और मेडिकल कॉलेज के लिहाज से प्राइम मिनिस्टर से गाय बगाए मुलाकात होती रही, उनके नोटिस में चीज़ें लाई। और मैं इस चीज़ पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, हुकूमत आज़ाद कश्मीर, बल्कि वज़ीर आज़म साहब और साथ सदर रियासत भी, तमाम गवर्नमेंट पूरे तरीके से फोकस्ड है। जो ख़ान साहब का विजन है उसके मुताबिक जो पीएम साहब के इक़दामात हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो सिस्टम में बेहतरी लाने की उनकी वो है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी है और पूरा यकीन भी है कि ये हुकूमत इस हेल्थ सेक्टर को एक बेहतर सिमत में ले जाएगी जिससे आम आदमी का और आवाम का फ़ायदा होगा। अच्छा, ये चीज़ें अपनी जगह मैं देखता हूँ। डॉक्टर एजाज़ खान साहब आगे चल के ज़ाहिर है आपने प्रोफेसर भी बनना है, इनके डिपार्टमेंट के अंदर माशाल्लाह काम हो रहा है। डेली 100, 125, 150 की ओपीडी, आगे जनाब ट्रेनिंग वगैरह का सिलसिला, ऑपरेशंस हो रहे हैं। डेंटिस्ट्री के हवाले से डॉक्टर साहब क्या इस्लाह की गुंजाइश थोड़ी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे? इंसाई साहब, डेंटिस्ट्री का शोबा जो है ये बहुत निगलेक्टेड रहा आज़ाद कश्मीर में। इसमें बेपनाह, यानी ये तो एक ऐसा टॉपिक आपने छेड़ दिया, इसमें बेशुमार मसाइल हैं। यानी आज़ाद कश्मीर की आबादी के लिए हमारे पास इस वक्त 78 डेंटल सर्जन्स मौजूद हैं पूरे आज़ाद कश्मीर में। टोटल 45 लाख आबादी के लिए, यानी ये 62,000 लोगों के लिए एक डेंटल सर्जन है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें कि जो हमारी डेंटल आपके सेटअप्स हैं वो भी बहुत पुराने हैं, उनमें कोई इम्प्रूवमेंट या इस्लाह नहीं लाई गई ये चीज़। उसके अलावा जब आपने इस प्रोफेशन को निगलेक्ट किया तो उसके बाद क्वैकरी ने फ़रोग पाया। यानी मीरपुर जैसे शहर में आज क्वैक्स सरेआम बैठे हुए हैं, लोगों में कैंसर, हेपेटाइटिस, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ वो फैल रही हैं। आप इस फील्ड को हम नहीं उस तरह हुकूमतों की तवज्जो का बायस बना सके जिस तरह बनाना चाहिए था।
लेकिन मौजूदा हुकूमत से हमारी उम्मीद भी है, हमारा काम काज जो है चीज़ें वो चल रही हैं हुकूमत के साथ। हमने वज़ीर आज़म साहब के साथ मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स और फोरम्स पे ये चीज़ उठाई है। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से एक और वज़ीर सेहत साहब की तरफ से एक बड़ा इनिशिएटिव था कि उन्होंने डेंटल कॉलेज का ऐलान किया कोटली के अंदर। तो ये कि नो डाउट 3 मेडिकल कॉलेजेस बन चुके हैं, उनके साथ डेंटल कॉलेज की एक रिक्वायरमेंट थी। लेकिन चलें, बारिश का पहला कतरा है, इससे ही ये ऐलान हम उम्मीद करते हैं कि कोटली में भी अगर डेंटल कॉलेज बन जाए तो का एटलीस्ट ये प्रोफेशन की बेहतरी के लिए आगे हम स्पेशलिटी और सब स्पेशलिटी की तरफ जा सकेंगे। अदरवाइज़ हमारे जो इस वक्त डेंटल यूनिट्स हैं, जो डॉक्टर्स की तादाद है वो यानी आप उसे कह लें कि उससे बुरी कुछ भी सूरत हाल नहीं हो सकती। तो इस पे हमारी गवर्नमेंट से भी बात जा रही है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से भी हम इसको आवाज़ उठा रहे हैं, और हमारी एसोसिएशंस जो हैं, डेंटल सर्जन्स एसोसिएशन है, PMA है, YD है, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्टिवली गवर्नमेंट से इस बात की रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप अपने इस सेक्टर को, क्योंकि बाकी तो चले कान का दर्द अगर होगा तो वो गाय बगाए होगा, लेकिन दांत बत्ती से ही कभी ना कभी दर्द लाजमी करते हैं, ये सारों के करते हैं। तो इस वजह से इस सेक्टर में अभी बहुत काम काज की ज़रूरत है, बहुत काम की ज़रूरत है। डॉक्टर एहसन तस्लीम साहब, आप चूँकि डील करते हैं उन डॉक्टर्स को जो कि नोखेज़ हैं, बिल्कुल ही यंग हैं, और उनके आगे ज़िंदगी की बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो उन्होंने अभी उस तरफ जाना है। जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, जब उनको इस मुल्क के अंदर, वतन के अंदर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चीज़ नहीं मिलती, प्लेस नहीं मिलती, तो ब्रेन ड्रेन नाम की एक बड़ी खौफनाक चीज़ है जो बहा ले जाती है हमारी इस यंग जनरेशन को, इस सोने को, इस हीरे को। तो आप इतना बड़ा काम अब कर रहे हैं, यंग डॉक्टर्स को लीड कर रहे हैं, तो क्या मसाइल हैं यंग डॉक्टर्स के आजकल आज़ाद कश्मीर में? अच्छा अंसारी साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बहुत अरसे बाद सही, देर ही सही, लेकिन कम अज़ कम इस अहम मसले पे तो आए। तो जहाँ तक बात है ब्रेन ड्रेन की, ये बड़ा आपने अहम पॉइंट उठाया है। पहली बात होती है कि कैपेसिटी, क्या डॉक्टर्स इतने प्रोड्यूस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और क्या हमारी डिमांड और रिक्वायरमेंट जो है वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है। इसको 400 पर ईयर, 400 डॉक्टर, बल्कि इससे भी ज़्यादा आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर बाहर से भी लोग अगर आप उनको कैलकुलेट करें, इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल करें, तो शायद इससे भी ज़्यादा हो। अब सिचुएशन ये है कि पिछले 4 साल से हमारा PSC ही नहीं हो सका। पिछले 4 साल से आपके मेडिकल कॉलेज में कोई डॉक्टर आपके हॉस्पिटल्स में आ ही नहीं सका, क्योंकि हमारे पास सिस्टम में जगह ही नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि या तो एक तरीका ये है कि हम रेफरल सिस्टम रखें, जिस तरह हमारा नॉर्मली चल रहा होता था पहले, कि जो भी पेशेंट आए, मतलब दिल का आया जी, हमारे पास दिल के डॉक्टर नहीं है, भेज दें। हमारे पास न्यूरो सर्जरी का डॉक्टर कोई नहीं है, इसको भेज दें। अब मसला ये है कि हमारे पास तमाम HR, जो सबसे मेन चीज़ होती है बाहर के मालिक में, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा होता है, वो सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि वहाँ पे ये वाले लोग मौजूद नहीं हैं। ये कम अज़ कम कश्मीर का खित्ता हो गया, पाकिस्तान का, ये इस लिहाज से बड़ा ज़रखेज़ है कि इनके पास ये सारे लोग मौजूद हैं, ये HR ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, लेकिन गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज़ सही तरीके से नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ये लोग, मैक्सिमम लोग बाहर जाने को जो है ना अब तरजीह देते हैं। तो जब तक यहाँ पे लोगों के लिए वो सेटअप नहीं बनाया जाएगा, तो ये ब्रेन ड्रेन इसी तरह होता रहेगा, और ये इसी तरह मसाइल जो है ना वो बढ़ते रहेंगे, कम नहीं होंगे। अच्छा, अभी मैं देख रहा था कि आपका और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का, यंग डॉक्टर्स का और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का तालमेल आज़ाद कश्मीर में बहुत अच्छा है। पंजाब में और दीगर इलाकों में हमने देखा कि एक दौर में यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने जो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया रियासत की जानिब से, पिछली हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, उसके रिएक्शन में उन्होंने बहुत कुछ किया। तो यंग डॉक्टर्स के बारे में एंग्री यंग मैन टाइप की जो फिल्मी स्टोरी है वो लोगों के जहन में बैठ गई। आज़ाद कश्मीर में तो आप बड़े अच्छे से लोग लगते हैं, ज़रा भी आप ख़तरनाक से नहीं लगते। नहीं, ये खैर माजी में तो कुछ हम भी ऐसा ही करते रहे, तो माजरत के साथ। दूसरी बात यह है कि PMA के लोग भी जितने भी गए हैं, चाहे डॉक्टर एजाज अहमद राजा, माशाल्लाह इनका भी माजी ले लें PIMS का, तो वो भी तबनाक है YDA के हवाले से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि, अब ज़ाहिर है उम्र का कुछ हिस्सा इस तरह का होता है कि वो लोग, जहाँ तक बात है YDA की, जी YDA सबसे पहले मुज़ाकरात करती है, 1.5-2 माह तक मुज़ाकरात पे लगते हैं। अगले 1.5-2 माह अपने हम जिसको कहते हैं
कभी ब्लैक रिबन और कभी 1 घंटे की जो है ना टोकन स्ट्राइक उस पे रहते हैं। जब बिल्कुल हमारे लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तो लास्ट पे फिर YDA अपनी उन चीज़ों पे आती है जिन पे मेरे ख्याल में अगर आपको बताई जाए तो आप भी शायद हमारे साथ ही उन्हीं रोडों पे बैठे हों। YDA की डिमांड में होता है टर्शी केयर हॉस्पिटल कि आपके पास डॉक्टर मौजूद हैं, आप कम अज़ कम उनको यूटिलाइज़ तो करें। आप एक बंदा जिसको MI हुआ, जिसको एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है या सपोज कार्डियक सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, आप यहाँ से रेफ़र करते हैं उसको इस्लामाबाद या रेफ़र करते हैं रावलपिंडी, वो आधा तो रास्ते में ही उसकी डेथ हो जाती है मैक्सिमम लोगों की। आपके पूरे कश्मीर में एक भी मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल नहीं है। आपके पूरे कश्मीर के अंदर न्यूरो सर्जरी का, बल्कि मीरपुर की एक मिसाल ले लें, 3 डिवीज़न में एक न्यूरो सर्जन है और एक भी न्यूरो सर्जरी के लिए जो ऑपरेशन थिएटर है या अमला उसके लिए मखसूस होता है वो नहीं है। तो आपके पूरे 3 जो ज़िले हैं या एक मीरपुर डिवीज़न में एक साइकेट्रिस्ट मौजूद है, तो आप मुझे बताएं कि ये किसका काम है? पूरे कश्मीर की कोई बंद सेंटर नहीं है, जो भी जलता है आप उसको रेफ़र टू खारियाँ करते हैं। तो इसमें आप डॉक्टर्स की क्या इसमें गलती आती है? ये तो गवर्नमेंट के ऊपर आता है कि वो आज तक वो सेंटर ही नहीं बना सकी जो कम अज़ कम यहाँ पे लोगों को वो वाली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, इसमें डॉक्टर एहसन तस्लीम साहब, इस वक्त ज़ाहिर है कि रेडियो हेल्थ टाइम विद जुनैद अंसारी में बहुत से ऐसे यहाँ पे कॉरिडोर्स के अंदर भी ये गुफ्तगू आपकी जा रही है रेडियो पाकिस्तान के तवस्सुत से, जो कि डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेप्स होने क्या चाहिए कि ये जो प्लानिंग है, कौन सी चीज़ कितनी होनी चाहिए, कौन से स्पेशलिस्ट कितने हमें चाहिए, कितनी जॉब्स हम आगे क्रिएट कर सकते हैं, ये तो अलग एक डिपार्टमेंट बनता है शायद कोई। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। इस पे मैं अभी आपको ब्रीफ करूं कि हेल्थ केयर पॉलिसी बन रही है। अब इसमें भी एक अलमिया है हमारे लिए कि हम हेल्थ केयर पॉलिसी बनाने के लिए उन बंदों को हायर कर रहे हैं जिन्होंने कभी कश्मीर के अंदर सर्व ही नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए जो है वो है कि बाहर से इंपोर्ट किए हैं। हमें सिर्फ क्या ये बता दें, या तो फिर जो हुकूमत है उसको हमारी नीयतों पे शक है कि हम सिस्टम बेहतर नहीं चाहते, या फिर वो सिस्टम बेहतर करना ही नहीं चाहते। आप कैसे एक बाहर से ला के बंदे को कहेंगे कि वो कश्मीर का सिस्टम बेहतर करे? इसका यही एक जवाब है कि आप बैरिस्टर सुल्तान साहब को कह दें वो जाके किसी पिंडी के हल्के में लड़ें और इलेक्शन जीत के दिखाएं। बात यह है कि जब आपने सिस्टम बेहतर करना है तो इधर के सिस्टम के लोगों से तो पूछें उनको मसाइल क्या हैं, वहाँ से पूछें। आप यहाँ से पूछ नहीं रही, आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, कभी उधर से WHO से, कभी वहाँ से इंपोर्ट करके कह रहे हैं कि जनाब पॉलिसी बनाएं। वो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होगी, वो पॉलिसी खू खाते में जाएगी, फाइलों में दबी रहेगी, कम अज़ कम आपको हॉस्पिटल्स पे वो नज़र नहीं आएगी। ये मैं आज पॉलिसी इंप्लीमेंट होने से पहले आपको बता रहा हूँ कि ये मामला होगा। जो पॉलिसी बनाई जा रही है वो इसी तरह की पॉलिसी बनाई जा रही है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये इस तरीके से कम अज़ कम नहीं होगा। हम भी वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। नीयत अच्छी है PM साहब की नीयत, सेहत के मामले में कम अज़ कम हम कह सकते हैं कि इससे बेहतर नीयत किसी की हमने आज तक नहीं देखी। वैसे PM साहब की अपनी सेहत भी बहुत अच्छी है। नहीं, अब काफ़ी कमज़ोर हो गई है। आपने कहीं रिसेंटली मुलाकात नहीं की? माशाल्लाह काफ़ी जो है ना वो हाथ मिलाया था, काफ़ी तगड़ा हाथ था। वो जिस इलाके से वहाँ पे हाथ तगड़े ही होते हैं। बाकी जहाँ तक सिचुएशन में बता रहा हूँ, अब्दाली साहब बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, यकीन करें फ्रंट फुट पे आके। लेकिन एक शिकवा हमें मीडिया से भी है, एक शिकवा सोशल मीडिया से भी है और एक इधर के लोगों से भी है कि इस पूरे कोविड के दौरान 2.5-3 साल ऑन फुट रह के हम लोगों ने काम किया। लेकिन आज भी हमारी सिचुएशन ये है कि मोर देन 60-70 डॉक्टर पिछले 1 साल से बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। तो क्या मीडिया का ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो कम अज़ कम हमारे हक़ के लिए आवाज़ उठाए? क्या सारी जिम्मेदारियां वो डॉक्टर्स के लिए उन्होंने रखी हुई हैं? क्या मीडिया के और फ़रज़ नहीं है? क्या उनको कुछ खा जाए तब भी आके वो हमें करें? क्या उनका काम नहीं था हॉस्पिटल में आके पता करें कि डॉक्टर साहिबान को क्या मुश्किलात पेश हैं? इस पूरे 2.5-3 साल में कोई एक मीडिया की डॉक्यूमेंट्री बताएं जो मीडिया ने डॉक्यूमेंट्री बनाई हो डॉक्टर्स के ऊपर या हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर कि इन्होंने अपनी जो जान है कैसी मुश्किल में डाल के जो है ना लोगों की खिदमत की। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल जी, जिस दिन से कोरोना आया है उस दिन से लेके अब तक रेडियो पाकिस्तान FM 101.4 मीरपुर रेडियो आज़ाद कश्मीर ऑलमोस्ट हमारे मोर देन 50% प्रोग्राम्स कोरोना उसके रिलेटेड जितनी आप डॉक्टर्स की कुर्बानियाँ और सक्सेस स्टोरीज़, हमने डॉक्टर रिजवान आबद मरहूम, डॉक्टर रिजवान आबद शहीद से लेकर डॉक्टर इखलाक शहीद तक, हमने डॉक्टर सादिक शहीद से लेकर जितने भी हमारे डॉक्टर्स शहीद हुए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं वो इसमें कुर्बानी दे गया, हमने हमेशा उनकी बात की। ये अलबत्ता मेरे इल्म में फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ आई है कि कुछ 100 के करीब डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बात ये है अंसारी साहब, इशू ये है
मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम तो कश्मीर में स्टार्ट हुआ, ये एक अच्छी बात है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में कश्मीरियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बंद कर दिया गया है। जी, वो स्लॉट्स बंद कर दी गई हैं। अब कश्मीरी बहुत, जिसको कहते हैं नॉमिनल, एक बड़ा एक छोटा सा एक फिगर रखा हुआ है कि पूरे कश्मीर से 3 से 4 लोग मैक्सिमम जाके बाई ट्रेनिंग कर सकते हैं, मतलब पूरे पंजाब हो गया, KPK हो गया, तो ये हमारी कम अज़ कम कैपेसिटी नहीं है। तो ये हमारा गवर्नमेंट से एक मुतालबा भी है कि जब तक हमारे अपने इंस्टीट्यूट, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल फुली डेवलप नहीं होते, कंसल्टेंट वापस नहीं आते, उस वक्त तक कम अज़ कम आप हमें इतनी स्लॉट्स दें कि जो जो फील्ड्स रिक्वायरमेंट है हमारी, जो जो डिपार्टमेंट भेजना चाहता है, कम अज़ कम इतनी स्लॉट दें ताकि उसके स्पेशलिस्ट वापस आके कश्मीर में सर्व कर सकें। जहाँ तक बात वो प्रिंसिपल साहब की है, वो मैं एक ऐड करता चलूँ, नाकामी ये है हमारे, चाहे मियाँ साहब हो गए चाहे भट्ट साहब, जो प्रिंसिपली जो नाकामी थी वो एक बात पे है कि इन्होंने 10 साल में एक भी ऐसा स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस नहीं किया जो कश्मीर में आके सर्व कर सके। हमारा कोई किसी से ज़ाती इख्तलाफ या कोई है ही नहीं, रीज़न ही नहीं, लेकिन मेनली यही है कि पिछले 10 साल के अंदर जो टेन्योर निकाला है, चाहे वो मियाँ अब्दुल रशीद साहब ने निकाला है, चाहे भट्ट साहब ने निकाला है, आप बता दें कि पिछले 10 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन कितने लोग यहाँ से भेजे गए और कितने लोगों ने वहाँ पे जाके ट्रेनिंग की और वापस आके सर्व किए। क्या ये डोमेन मेडिकल कॉलेज का बनता है? सर, प्रिंसिपल जो है ना ऑल इन ऑल होता है। अब वो अपनी एक्सरसाइज ना करे चीज़ें, वो ऊपर जाके ना बताए, तो फिर मेरे ख्याल में जी बिल्कुल डोमेन बनता है, ये पॉलिसी मेकिंग में उनका डोमेन बनता है। अगर आप अपने अंडर ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो ये प्लानिंग गोया फिर प्रिंसिपल लेवल पे, जितने प्रिंसिपल्स की 3 प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे सरकारी सेटअप्स के अंदर, उन तीनों की ये प्लानिंग डिज़ाइन करनी चाहिए थी कि हमें अगले 10 सालों में, 15 सालों में हर डिपार्टमेंट के अंदर प्रोफेसर से लेकर रजिस्ट्रार तक हमें इतने लोग चाहिए, चलें जी इनको आप 1 बाय 1 भेजें यहाँ पे ट्रेनिंग करने के। सारी साहब यही तो बात है, इसी बात के ऊपर तो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है कि अगले, ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आज भी इस बात पे नहीं होता, 10 साल बाद फिर आप ये आपका ये माइक होगा और फिर हम इधर बैठे होंगे और 10 साल बाद भी हम यही बात कर रहे होंगे कि जनाब देखें 20 साल गुजर गया, कश्मीर के लोग वापस आके, क्या मुझे बताएं, जो होता है किसान होता है, वो फसल लगाता है, क्या उसको ये नहीं पता होता कि मैंने आगे बेचनी किस जगह पे है? तो आपके प्रिंसिपल साहिबान जो अंडर ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या ये इन्होंने जाके आगे नहीं बताना था कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी हमने करना है? ट्रेनिंग फैसिलिटी CPSP के थ्रू, प्रिंसिपल के थ्रू आती है। अच्छा, इसमें मैंने ये देखा था, हमारे एक दोस्त हैं, क्लास फेलो ही हैं मेरे, डॉक्टर शकील आसिफ साहब, वो बेचारे जब FCPS का एग्ज़ाम देने जा रहे थे, तो मैं अब नाम नहीं लेता उन साहब का, जो कि यहाँ पे MS थे और जो यहाँ पे DG थे, उनसे बाकायदा लड़ाई करके मैंने, बल्कि जिसे कहते हैं ठीक ठाक किस्म की हमारी आपस में मैच पड़ गया, उनको बड़ी मुश्किल से 15 दिन पहले एग्ज़ाम देने से हमने भेजा यहाँ पे प्रोफेसर फरीद असलम मिन्हाज साहब के पास, और फरीद असलम मिन्हाज साहब नाराज़ हो गए कि यार तुम्हें 3-4-6 माह पहले आना चाहिए था तैयारी करने के लिए। सर, यही तो मसला है, ये जो अभी आप बात कर रहे थे MS साहब की, यही तो पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं कि जो लोग इस सिस्टम में रह चुके हैं, जो PhD करके आए, जो स्पेशलाइजेशन करके आए, तो उन लोगों को पता है कि ये तालीम उनके कैरियर के लिए कितना लाजमी है। और FCPS, अब अगर आप उस टाइम एफर्ट ना करते, मैं कहता हूँ ये क्रेडिट आपको भी जाता है, अगर आप एफर्ट ना करते तो इस टाइम पूरे कश्मीर के अंदर, ये बीरपुर डिवीजन के अंदर कोई साइकेट्रिस्ट आपके पास मौजूद ना होता। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद एक काम और हुआ ना, जो अब भी हो रहा है, वो सेक्रेटरी साहब ना उनको लगा दिया MI रूम में उन्होंने, तो वो 100-200 मरीज़ देख के ना फिर वो कहते थे मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, मैंने FCPS कर रखा है, मरीज़ हंसते थे आगे से, हम भी मजाक उड़ाते थे, ये लतीफ़ा बन गया था। अब भी हम देखते हैं कि कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी जो पोस्ट डिज़र्व करते हैं उस पर मौजूद नहीं हैं। मेरे अच्छे दोस्त छोटे भाइयों की तरह डॉक्टर वासिब, ही वॉज द ओनली पल्मोनोलॉजिस्ट एट दैट टाइम, 3-4-5 स्पेशलाइज कर रखे हैं, इंग्लैंड भाग गए। सुने आप भी जा रहे हैं और भी लोग कुछ जा रहे हैं, तो ये क्या बनेगा? ठीक करके जाए ना चीज़ें यहाँ से। इशू ये है कि हज़रत के आपने हमारे ज़िम्मे वो जिम्मेदारियाँ लगा दी हैं जो हमारी नहीं है, बल्कि जिन लोगों को इधर के इलाके में वोट मुंतखब दे के किया है वो उनकी जिम्मेदारी हैं। कम अज़ कम हमारे हाथ में होता तो ये ठीक हो चुकी होती हैं इंशाअल्लाह। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि वो मेडिकल स्पेशलिस्ट, मसला ये है कि हमारे पास पोस्ट ही नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ पिछले 4 साल से कोई पोस्ट ही क्रिएट नहीं की गई। तो आप मुझे बताएं कि अगर आप MS को कहेंगे आप एक बंदा ग्रेजुएशन करके आया, FCPS करके आया है, तो उसकी पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर की, आप उसको भेज रहे हैं कंसल्टेंट की, तो मुझे बताएं मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे वो किसको बिठाए? इसका मतलब है इमरजेंसी में से हम मेडिकल ऑफिसर हटा दें, ख़त्म कर देंगे, सारे कंसल्टेंट को 8 से 2 बजे के बाद हॉस्पिटल बंद कर दें। तो डॉक्टर एहसन तस्लीम साहब, जो मैं समझ रहा हूँ पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम है, इसकी प्लानिंग की, डिज़ाइनिंग की, वो जो रस्ट शुदा निज़ाम है, जंग आलूद निज़ाम है, इसको नए सिरे से बिछाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप
पिछले 45 लाख की आबादी के लिए आपने सिर्फ 1140 डॉक्टर रखे हुए हैं पूरे कश्मीर में। ये एवरेज निकालें पूरी दुनिया में, शायद मेरे ख्याल में कश्मीर में आपको मिलेगी। इसके अलावा WHO का क्राइटेरिया निकालें ना, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का भी ये क्राइटेरिया है। एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के मुताबिक अगर हम जाएँ तो हमारे पास सिर्फ 10,000 मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए 40 लाख की आबादी के लिए, डिवाइड करें तो। और एक डॉक्टर्स के साथ जो एसोसिएटेड स्टाफ, एलाइड जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसके भी यही हालात ख़राब हैं। उसके इससे भी बुरे हालात हैं। हमारे पास नर्सिंग 40 या 40 या 50 के करीब टोटल नर्सिंग यहाँ पे स्टाफ नर्सेज यहाँ पे काम कर रही हैं। तो इसी तरह डेंटिस्ट की तो मेरे ख्याल में सबसे बुरी सिचुएशन है कि पूरे कश्मीर के अंदर डेंटिस्ट के लिए एक भी स्पेशलिस्ट बंदा उन्होंने वो सीट अप्रूव नहीं की। ये सारे के सारे एक ही कैडर के ऊपर काम कर रहे हैं, जनरल कैडर के ऊपर। तो ये इतनी मुश्किल बातें जो हैं, जो वैसे तो बड़ी आसान है, जब बंदे के दांत में दर्द होता है तो दादी अम्मा से लेके सारे जनाब नानी अम्मा तक याद आ जाते हैं। जब कान में कोई मसला होता है बंदे को लग पता जाता है। जब खुदा न खास्ता किसी को अपेंडिक्स का पेन होता है तो उसको भी लग पता जाता है। तो ज़ाहिर है ये जितने प्लान करने वाले लोग हैं, ऊपर जो बैठा है जिसको हम सो कॉल्ड अशराफिया कहते हैं, क्या उनको आप ये बातें समझाने में, निसार अंसर अब्दाली साहब आजकल मिनिस्टर हैं आपके सेहत के, न्याजी साहब को तो चलें आप कर ही लेते हैं, लेकिन मोस्ट रेलेवेंट बंदा तो आपके निसार अंसर अब्दाली साहब बनते हैं। सेक्रेटरी हेल्थ जनरल साहब हर दफ़ा होते हैं, जनरल एहसन साहब हैं शायद आजकल, और DG हेल्थ डॉक्टर आफ्ताब साहब हैं। क्या ये लोग अहद हाज़र के तकाज़ों के मुताबिक डिमांड को समझ रहे हैं कि वक्त के तकाज़े क्या हैं? सर मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये टीम लड़ी है महकमा हेल्थ की, और ये अंडर जो कमांडर्स आप नाम ले रहे हैं, चाहे कोविड के अंदर चाहे ज़लज़ले के अंदर, इससे बेहतरीन इतनी छोटी नफरी के साथ कोई भी अपनी टीम नहीं लड़ा सकता। आप बड़ी से बड़ा मैदान दे दें, जिस तरीके से इन्होंने अपनी टीम लड़ाई है, इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया में कोई और बंदा लड़ाए इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। अब बात आते हैं रिसोर्सेज की। डिमांड तो ये भिजवा के दे देते हैं, मतलब जो भी डिमांड है वो ये दे देंगे आगे फाइनेंस में। अब अगर फाइनेंस उसको अप्रूव ना करे तो इनकी क्या गलती है? शाह साहब वहाँ पे बैठे हैं, जी हाँ। अब इसको अप्रूव ना करे तो फिर मेरे ख्याल में महकमा हेल्थ की गलती नहीं है। यहाँ पे आप MS साहब से पूछ लें कि ये क्या क्या डिमांड्स बना के भेजते हैं, आगे से जवाब अगर नील में आए तो फिर इनकी क्या गलती है? हमसे पूछेंगे, हम डिमांड बना के भेज देते हैं, आगे से इनकार करते हैं तो फिर हमारी क्या गलती है? तो गलती तो हमारी कोई भी नहीं है, हम तो अपने तरीके से जो कोशिश हो सकती है इन तक बात पहुंचाते हैं। लेकिन अगला अगर से रिस्पॉन्ड ही ना करे तो फिर आप कहते हैं YDA स्ट्राइक करती है। तो YDA तो इन्हीं चीज़ों के लिए स्ट्राइक करती है, अपने लिए तो कभी स्ट्राइक की ही नहीं हमने। मतलब किसी नेगेटिव काम के लिए नहीं करती। YDA के बड़े कारनामे एक दौर में ये नुस्खों पे लिखा करते थे कि दवाई नंबर 1 सुबह दोपहर शाम, दवाई नंबर 2 सुबह शाम, और दवाई नंबर 3 इमरान खान साहब को वोट दें। ऐसा भी किया YDA ने। अच्छा, डॉक्टर जनाब राजा एजाज खान साहब, ये एहसन साहब ने तो इतनी दुख भरी दास्तान सुनाई है कि मेरी तो अपनी आंखों में आंसू आते आते रह गए। अलीजा, ये जितनी बातें कह रहे हैं मुझे बिल्कुल दिल को लग रही हैं, क्योंकि मैं हेल्थ सिस्टम को गुज़िश्ता 20-22 साल से इसके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो अब 1 2 3 4 स्टेप्स क्या होंगे कि जिससे ब्रेन ड्रेन भी रुक जाए, हमारा हेल्थ सिस्टम इस तरीके से अपग्रेड हो कि एक गरीब आदमी, एक पुअर आदमी, एक मज़दूर, एक उसका मज़दूर का बच्चा बच्ची, उसके अहले खाना हॉस्पिटल आएँ तो उनको सर्विसेज मिलें? देखें उसमें जैसे डॉक्टर एहसन ने पहले जिक्र किया, मैं उसी बात को एक लिहाज से इंडोज करूँगा। देखें कि दुनिया सारियों में जो हेल्थ सिस्टम है उसको कैटेगराइज़ किया गया, और हमारे यहाँ भी वो कैटेगराइज्ड ही है। आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्शरी केयर है। अनफॉर्चुनेटली जो टर्शरी केयर है, तीनों डिवीजन में 3 हॉस्पिटल जिनको आप सो कॉल्ड टर्शरी केयर कहते हैं और टीचिंग भी कहते हैं, जिनके साथ आपने अदारे बना दिए मेडिकल कॉलेज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो डॉक्टर एहसन ने बात की कि ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन की हमने बात की, हेल्थ केयर की इम्प्रूवमेंट की बात की, इसमें पॉलिसी मेकिंग जो है किसी लेवल पे भी DG या MS का काम नहीं है। क्योंकि ये जो इतने हाईली क्वालिफाइड हायर्ड ब्रेन थे, इनका काम सिर्फ अंडर ग्रेड्स को MBBS नहीं करवाना था। इन्होंने ये नीड और आगे मार्केट की डिमांड को एसेस करना था, और वो प्रपोजल्स बनाने थे सेक्रेटरी के साथ बैठ के कि हेल्थ में आप कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। देखें, एक स्पेशलिस्ट का काम नहीं है। जनरल कैडर वाला बेचारा मेडिकल ऑफिसर GP शिप करता है, एडमिन कैडर ओवर ऑक्यूपाइड है, और एडमिन कैडर की कैपेबिलिटीज़ आपके सामने हैं। ठीक है, अब ऐसे सिनेरियो में जब एक इनोवेटिव चीज़ आई थी मेडिकल कॉलेजेस, तो टर्शरी केयर यूनिट्स की, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव होता है प्रिंसिपल हॉस्पिटल का भी, सो इनका काम बनता था कि एक नए इनोवेटिव माइंड्स के साथ इनकी इम्प्रूवमेंट की भी बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका।
प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे मैं मौजूदा गवर्नमेंट को इस लिहाज से अभी क्रेडिट इतना ज़रूर दूंगा कि अंसर अब्दाली साहब और हेल्थ की जो बाकी टीम है, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब, जिन्होंने एटलीस्ट पॉलिसी फार्मूलेशन के लिए कुछ स्टेप लिया। वो पॉलिसी जो हमारे यहाँ सालों साल चल रही थी, उस पॉलिसी को रिव्यू, जहाँ एहसन ने बात की कि कंसल्टेंट हायर किए, लोगों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था। एग्री करता हूँ कि कंसल्टेंट हायर करने के बजाय अगर लोकल लोगों को इनकॉर्पोरेट करके और उन लोगों से के साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाए तो बेहतर रिजल्ट आता। लेकिन एटलीस्ट कुछ तो किया, बेशक कंसल्टेंट हायर किए। आज पॉलिसी फार्मूलेशन के लिए पूरा रिव्यू की एक सिचुएशन चल रही है, जिसमें किसी लेवल पे हमारी इनपुट भी शामिल होंगी। जो बातें आपसे शेयर यहाँ डॉक्टर एहसन ने की, ये बातें हम शेयर कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट्री उनको पहुँचा भी चुके हैं। सो उम्मीद करते हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, निसार अंसर अब्दाली साहब जो वज़ीर सेहत हैं, उनका जो विजन टूवर्ड्स हेल्थ रिफॉर्म्स है, वो यकीनी तौर पे हमारी बहुत सारी सवालात का जवाब होगा जो यहाँ डिस्कस हो रहे हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद हम करते हैं कि एक बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी। लेकिन इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के पास, वो प्रायोरिटी नहीं है ओवरऑल। ये एक गवर्नमेंट की नहीं, गवर्नमेंटों की ये प्रायोरिटी नहीं रही। तो इस गवर्नमेंट में हमें थोड़ा सा ये लगा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह कीन इंटरेस्ट लेके बॉर्डर एरिया की एम्बुलेंसेस की बात हो, फोरेंसिक लैब की बात हो, देखें ये वो चीज़ें हैं जो विजनरी हैं। फोरेंसिक लैब पूरे एजेके में फोरेंसिक का कुछ सेटअप नहीं था। फोरेंसिक लैब को इस्टेब्लिश करना, फिर हेल्थ पैकेज के नाम से फेडरल से पैसे मंजूर करवाना, फिर इसी के साथ लिंक करूँगा अगेन, बात दूसरी तरफ ना चली जाए, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को ओन किया है कि आप लोग संभालें। उसमें एक चीज़ का मुझे ज़रा बता देंगे तमाम सुनने वालों को, ताकि ज़रा फ़ायदा हो इसका। ये हेल्थ कार्ड में भी सुना है कि आजकल लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट सेटअप्स के अंदर कोई बेनिफिट हो रहा है आज़ाद कश्मीर? हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया, जो मैं बिल्कुल भूल रहा था। रेवोल्यूशनरी स्टेप है, इसमें फ्लाज हैं, इसमें कमियां कुताहियाँ ज़रूर हैं, लेकिन ये हम डॉक्टर्स, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया के लोग और सिविल सोसाइटी के लोगों की का काम बनता है कि जहाँ उसमें प्रॉब्लम नज़र आए उसको आइडेंटिफाई करें और दुरुस्त करें। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। जहाँ तक डिवीजनल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोटली, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट पिछली गवर्नमेंट के दौरान चला हो तो उसको कैरी किया, लेकिन एजेके में बाकी सेटअप्स को अगर देखते हैं तो मीरपुर में इस वक्त ये DHQ डिवीजनल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल में पूरी स्विंग के साथ चल रहा है। छोटे मोटे उसमें मसाइल ज़रूर हैं जो आगे चल के हल तलब हैं। ऐसे नहीं है कि हल तलब नहीं, वो हल तलब हैं। एक हमें प्रॉब्लम आ रही है KIC के अंदर, जल्दी खुशखबरी वो भी सुनाएंगे कि जो हमारी कैथ लैब है अभी वो हेल्थ केयर पे नहीं है। उसका एक इशू है कि हमें एक MOU साइन करना है RIC के साथ या AFIC के साथ, उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि गवर्नमेंट हमारी जो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी है वो भी हेल्थ कार्ड में फ्री होगी। और ये इंशाल्लाह मीरपुर डिवीजन के लोगों के लिए जल्दी ये हम इस चीज़ की खुशखबरी सुनाएंगे कि ये अब दिल के हॉस्पिटल जो है हमारा KIC के फुली हेल्थ कार्ड पे आ चुका है। अच्छा, एक तासुर की तस्दीक कर दें या उसकी आप दुरुस्तगी कर दें या तस्लीम कर लें कि ऐसा है। एक तासुर ये भी मिलता है कि जी देखें जी, ये डॉक्टर्स कम्युनिटी के अंदर भी जनाब देखिए कि लोग अपनी अपनी सीट की, अपनी अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने अपने मुकाम के लिए मुख्तलिफ जनाब वो तंजीमें बना लेते हैं, और इसमें भी सियासत आ गई है। और देखें इससे पब्लिक की जो सेहत है वो कंप्रोमाइज़ होती है। इसका आप बता देंगे कि कोई ऐसी बात है? देखें, कोई भी तासर जो बन जाता है उसको डिनाई तो मैं इसलिए नहीं करूँगा कि क्योंकि पब्लिक का तासर कहीं ना कहीं मानी खेज होता है, लेकिन उसको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे डॉक्टर एहसन ने अगर बात की कि अगर हम टर्शरी केयर यूनिट की बात करते हैं, हम CT स्कैन MRI की बात करते हैं, हम कहते हैं बर्न सेंटर हो, हम कहते हैं कार्डिक सेंटर्स हों, हम कहते हैं कि कैंसर सेंटर हो, तो इसका बेनिफिशरी अल्टीमेटली कौन है? थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली है। जो सिविलाइज सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ जो प्लानिंग डिवीजन होता है वो हर डिपार्टमेंट की प्लानिंग करता है, लोगों की नीड्स को असेस करता है कि लोगों की हेल्थ की नीड्स क्या हैं। किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती सड़कों पे आने की, तंजीमें बनाने की,
वो हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि मुझ पे ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अगर स्पेशलिस्ट बन गया हूँ और मेरे ब्रेन के अंदर ये है कि अगर कल मेरा भाई यहाँ आए तो उसको हर वो फैसिलिटी मिल जाए जो मैं इस्लामाबाद या मैं कराची में लोगों की देखता रहा हूँ। सो जब मैं अपने लिए ये चाहता हूँ तो मैं यकीनी तौर पे ये फिर इस अज़म के साथ, तंजीम के साथ चलता हूँ कि फिर हर उस बंदे के लिए हो। अगर गवर्नमेंट की इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तंजीमों का ये काम होता है कि तंजीमें ये चीज़ें हाईलाइट करती हैं और अब आप जो आला काम है वहाँ तक ये पहुँचाती हैं। और ये एक्स्ट्रा पेन लेके पहुंचाती हैं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। इसमें अगर तंजीमों के हवाले से आप देखें तो ये टाइम का ज़या, पैसे का ज़या और आपकी जो ज़ाती प्रेस्टीज है वो दाव पे होती है। ये सारा कुछ दाव पे लगाने के बाद मकसद सिर्फ ये होता है कि पब्लिक को, अगर हम एज ए स्पेशलिस्ट मेरे कलम से दवाई के साथ मरीज़ ठीक हो रहा है तो मेरे अंदर जो पोटेंशियल पॉलिटिकली है फॉर बेटरमेंट ऑफ कम्युनिटी, तो मैं वो एज ए MLA तो नहीं, लेकिन मैं एज ए डॉक्टर्स का नुमाइंदा होकर तो पूरी कोशिश कर सकता हूँ। सो हम सिर्फ इसलिए काम करते हैं। अदरवाइज़ यकीनी तौर पे ये तंजीमें ना ज़ाती पब्लिसिटी की ज़रूरत होती है। एक डॉक्टर को उसकी बेस्ट पब्लिसिटी उसका मरीज़ होता है। मैं अगर क्लिनिक में 20 मरीज़ देखता हूँ, मैं अगर DHQ में 100 मरीज़ देखता हूँ तो 120 एक दिन मेरी पब्लिसिटी के लिए काफ़ी है। और अगर मैं साल को देखूँ और फिर 20 साल को देखूँ तो मेरे ख्याल में इतना कोई मिनिस्टर पॉपुलर नहीं होगा जितना एक डॉक्टर होगा। बेशक। डॉक्टर अदनान साहब, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने देखा कि बड़े अच्छे तलकात हैं आपके, और अब्दाली साहब भी आपकी बात सुन लेते हैं, तो कोई अपील कर दें आप उनको। देखें, एहसन तस्लीम साहब ने ऐसी बातें की हैं कि इनकी शरबती आंखें भी नम हो गई और मेरी काली आंखों के अंदर भी जनाब वो थोड़े से सागर जो हैं छलकने को बेताब हो गए। तो आप ज़रा कहें ना वज़ीर आज़म साहब से कि जनाब ये मसले हल करें। अंसारी साहब, आपने जो वज़ीर आज़म साहब की बात की, वज़ीर आज़म साहब का और हमारा तलक भी एक जगह से है, गांव से है। तो जो महरूमियाँ उन्होंने देखी हैं और जो शेरों का दर है, तो जो महरूमियाँ उन्होंने वहाँ पे देखी हैं और जो हालात देखे, मेरे ख़्याल में हमारी अपील करने की ज़रूरत तो नहीं है। उन्होंने जो कुछ देख लिया है और उन्होंने जो कुछ उस हालात से सीखा है, तो मुझे उम्मीद वासिक है कि इंशाअल्लाह इसी तरह हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका भी LOC का हल्का है। हम तो मीरपुर वाले इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि कोई यहाँ पे हम एक्टिव बॉर्डर लाइन के साथ नहीं है। देखिए, उन लोगों ने हमसे ज़्यादा सफरिंग देखी है, तो जो सफरिंग देख के अल्लाह ताला जिसको इख्तियार दे, तो मुझे पूरी उम्मीद भी है, यकीन भी है कि इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म साहब इन चीज़ों पे तवज्जो भी देंगे और गाए बगाए हम भी उनकी याद दहानी कराते रहेंगे, उनके दस्तक देते रहेंगे। तो ये है कि दिए से दिया जलाते चलो, और ये हम सारों का, ये आपका भी, मेरा भी, तमाम लोगों का और हम आपके सुनने वालों का भी, कि वो हमारी जायज़ चीज़ों में हमारे साथ दें। हमारी कम्युनिटी जब तक हमारे मसाइल और हमारी चीज़ों में हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम उनके लिए बात कर रहे हैं। अगर डॉक्टर ज़्यादा होंगे, फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, मशीनें ज़्यादा होंगी, तो इनमें अवाम का भला है। और जो नुमाइंदे इन चीज़ों में हमारी सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनकी भी पब्लिक में एक इज़्ज़त और नेकनामी में इजाफ़ा होगा और इनको पॉलिटिकली भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे उम्मीद भी है और मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह पाक इस सिस्टम में बेहतरी लेके आए। आमीन। एहसन तस्लीम साहब, आखिरी जुमला आप मुझे दे दीजिए और आप वादा कीजिए कि आप मैदान छोड़ के यहाँ से शाहीन जो है वो बरतानिया, अमेरिका, यूरोप और इस तरह के बड़े बड़े ममालिक जो हैं, जो पहली दुनिया वो कहलाते हैं, फर्स्ट क्लास और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, आप हम तीसरे दर्जे के शहरियों को छोड़ के वहाँ नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने पीछे ऐसे शाहीन छोड़ के जाएं जो मुझे जो है ना आगे जो है ना वो क्या कहते हैं आराम से रिप्लेस कर लें। इंशाल्लाह अगर बाहर भी जा रहे हैं तो बाहर ट्रेनिंग करने जा रहे हैं ताकि मज़ीद नई फैसिलिटीज़ जो वो ममालिक अपने शहरियों को दे रहे हैं, वो वाली चीज़ें जो सीख के वापस आके अपने लोगों को सर्व करें, वो इस नीयत के साथ जाएंगे। मुल्क छोड़ के नहीं जा रहे, मुल्क में कुछ बेहतर लाने के लिए जो है ना बाहर लेने जा रहे हैं। जैसे स्पेन का, हिस्पानिया का हम सुनते हैं कि 800 साल मुसलमानों की जो वहाँ पे हिस्ट्री है, जब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था तो यूरोप उस वक्त डार्क एजिस में था। यूरोप से लोग वहाँ गए, वहाँ से सीखा और वापस यूरोप को जाके उन्होंने यूरोप वो वाला बनाया जो आज हमें दिख रहा है। जी बिल्कुल ऐसा है। और हम
होप्सो, यानी कि हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि डॉक्टर वासफ भी इंशाल्लाह वापस आएंगे, बाकी लोग भी वापस आएंगे इस सिस्टम में सर्व करने के लिए। लेकिन तब तक आप उम्मीद है इंशाल्लाह मीडिया भी मैदान नहीं छोड़ेगा और मीडिया इंशाल्लाह इंगेज रहेगा इस मैदान में, और मेरे ख्याल में हम शायद उनके पीछे ही होंगे, वो हमारे आगे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये अंसारी साहब का पहला प्रोग्राम नहीं होगा और आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। ये आपके साथ चूँकि मेरा पहला इंटरेक्शन है, वरना ये साहिबान तो जानते हैं कि मेरे पे सबसे बड़ी तोहमत ही यही है कि ये डॉक्टर्स की बात हमेशा करता है, उनके जायज़ मुतालबात। मेरे ख्याल में आप इनडायरेक्टली पब्लिक की बात करते हैं। अगर डॉक्टर्स की बात करते हैं तो डॉक्टर्स की तमाम बातें इनडायरेक्टली पब्लिक के साथ रिलेटेड हैं। तो मेरे ख्याल में आपको इस पे जो है ना वो परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि फ़ख्र के साथ कहना चाहिए कि मैं बिल्कुल जो है ना पब्लिक राइट्स के लिए खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम से जुनेद अंसारी, रेडियो हेल्थ टाइम विद जुनेद अंसारी, इस प्रोग्राम से मैं अपने मेहमानों डॉक्टर राजा एजाज़ खान, सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मीरपुर, जनाब डॉक्टर अदनान मरगूब, पीएमए का हिस्सा, डेंटल सर्जन हैं, और डॉक्टर एहसन तस्लीम साहब जो कि यहाँ पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर्स कम्युनिटी के कौन से ऐसे मसाइल हैं कि जिनको हल करके हम हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं, पब्लिक तक सेहत की सहूलियात की रसाई को बेहतर अंदाज में पहुंचा सकते हैं। ये प्रोग्राम, ये डिस्कशन आपके सामने हमने रखी। वज़ीर आज़म जनाब अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब हमारे बड़े भाई हैं, हुस्न ज़न है हमारा उनके मुतालिक कि अल्लाह ने उनको आउट ऑफ ब्लू एक ऐसा मनसब दे दिया जिसके मुतालिक शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था। अल्लाह ने ये मुकाम दिया। इस वक्त को हमें यकीन है कि वो गनीमत जानते हुए कुछ ऐसा कर जाएंगे कि तारीख़ में अपना नाम रकम करवा जाएंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।